आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में, जो कि एक बहुत खतरनाक बीमारी समझी जाती है, लेकिन बाकी बीमारियों के ही जैसे है। हमारे अंदर सिर्फ एक खौफ बैठा हुआ है कि ये हमें कैंसर है। तो आज हम जानकारी प्राप्त करके एम्पावर हो जाएंगे ताकि हम इस बीमारी को जांच करा सकें और लड़ सकें इसके लिए। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज शर्मा। ये प्रोफेसर रह चुके हैं, डायरेक्टर प्रोफेसर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, और अभी ये क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में। तो सर आप हमें बताएंगे अब कि हमें क्या क्या ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो कैंसर के लिए अवेलेबल हैं, और क्या कैंसर क्योरेबल है, क्या इसका इलाज हो सकता है कि ये एक बार कैंसर किसी को हो जाए तो बस कुछ भी नहीं हो सकता? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ, हम लोगों के साथ ये हो रही है कि इलाज की शुरुआत किस प्रकार हो, क्योंकि लोगों में एक बहुत ही गलत फहमी है। ऑपरेशन करके निकाल दिया, गिल्टी चली गई, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अरे सिकाई दे दी, बस दब गया रोग। अरे कीमो लगा दी, रोग हो गया। तो इसलिए इलाज करने की जो पद्धति है, जो प्लानिंग है, वो कई प्रकार से सोची गई है। पहली पद्धति तो ये है जिसे हम ट्यूमर बोर्ड अप्रोच कहते हैं, जिसमें कि एक समिति बनती है, जिसमें कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, फिर सिकाई देने वाले विकिरण चिकित्सक डॉक्टर, फिर हम आते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि सुइयों द्वारा, केमिकल द्वारा इलाज करते हैं, और फिर उसके साथ साथ आपको आश्चर्य होगा कि साइकोलॉजिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, नर्सिंग होती है, हैं, इस तरह के तमाम तरह के लोग होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि सब बैठ के बताते हैं कि भाई इस तरह का कैंसर, इसमें कैसा अप्रोच होगा, है ना। तो एक तो ये है। दूसरी कंसेंसस अप्रोच होती है, जिसमें कि हम ये विचार करते हैं कि भाई सब स्पेशलिस्ट मिलके कि क्या हमें ये लाइन पकड़नी चाहिए या वो लाइन पकड़नी चाहिए। तीसरी चीज़ होती है फॉलो अप बेस्ड एक्सपर्टाइज, जो जिसकी हमारे देश में खास कमी है। हमारे यहाँ फॉलो अप नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पाश्चात्य जगत द्वारा दी गई जो गाइडलाइंस हैं, NCCN गाइडलाइंस, फलानी गाइडलाइन, हम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो अप करते हैं, और हम देखते हैं कि वो गाइडलाइंस हमारे देश की परिस्थिति में क्या वो गाइडलाइंस हम कर सकते हैं, वो इक्विपमेंट, वो इलाज, वो दवाइयाँ, वो परिस्थितियाँ। तो फिर वो इलाज फेल हो जाता है। इसलिए यदि हमारे पास किसी डॉक्टर के पास, संस्था के पास, उसने हर मरीज का इलाज करके, उसका सतत निरंतर परीक्षण करके उसका फॉलो अप किया हुआ है, तो उसके पास एक अलग आंकड़े होते हैं और उसके आधार पर वो इलाज करता है। और तीसरी, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें एक बड़ा फ़ायदा है। तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस लेने से ये होता है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में आप सेफ हैं, और आप कहेंगे कि देखो ये स्टैंडर्ड लाइन प्रोटोकॉल है, हमने ट्रीट किया है। तो वो एक तरीका और है कैंसर का इलाज शुरू करने के लिए। जो मैंने आपको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ये सब बताया है, उसका वहाँ कोई रोल नहीं है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए उसको हम राहतकारी इलाज, मैंने नाम दिया है पैलिएटिव थेरेपी, उसके लिए हम मरीज़ को भेज देते हैं, जिसमें न सर्जरी करनी होती, न रेडियोथेरेपी करनी होती। अब सवाल ये होता है, अधिकतर लोगों ने प्रचार किया हुआ है कि सर्जरी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, सर्जरी से इलाज होता है। या लोग कहते हैं कि साहब सर्जरी से काट पीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिकाई लगवा दो, दब जाएगा ट्यूमर। या लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब भी नहीं लगेगी, इंजेक्शन लग जाएगा, उससे ठीक होगा। ये अकेले कोई इलाज आजकल किसी भी कैंसर का नहीं होता। बहुत एक इक्के दुक्के कैंसर हैं जो कि बहुत ही शुरुआती हालत में होते हैं, तो उनमें या तो रेडियम की नीडल सुइयाँ लगा के उनको ख़त्म कर दिया जाता है, या ऑपरेशन कर दिया। और मैंने जैसे बताया कि इन तीनों में से कोई नहीं, सिर्फ राहतकारी इलाज। ठीक है। अब इलाज कैसे हो, बड़ी बड़ी योजनाएं हमको सिखाई गई हैं, नेशनल गाइडलाइंस सिखाई गई हैं। तो हमें इलाज जो है मरीज़ की आवश्यकता के अनुसार हमें उसके सोचना पड़ता है। फिर दूसरी चीज़, जैसे लोग फ्री ट्रीटमेंट सेंटर में जाना चाहता है, तो ये है कि भाई उस अस्पताल में क्या सुविधाएं हैं। देखिए, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि एम्स की शुरुआत कर दी गई।
तो मेडिकल कॉलेज में वो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, इसका हमें विचार करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने बताया गाइडलाइंस विदेश से आती हैं। हम लोग, हमारे देश के वासी, हम विदेशों से बायोलॉजिकली, इम्यूनोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, हर तरह से हम अलग हैं उनसे। हमारा सिस्टम अलग है उनसे, जेनेटिकली हम अलग हैं। तो इसलिए हमें बहुत आवश्यकता है कि हम अपनी आबादी पे की गई शोध द्वारा जो नतीजे निकल के आते हैं उनके आधार, तो हमारे देश में इस तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स की बहुत ज़रूरत है। कभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, पर क्लिनिकल ट्रायल्स में ये पक्का होता है कि मरीज़ से उसकी सहमति लेके क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। अच्छा, मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मैं जैसे बता रहा हूँ, थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे रेडियोथेरेपी है, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी है, फिर उसके बाद क्रायोथेरेपी है, लेज़र थेरेपी है, कॉटराइजेशन है। क्रायोथेरेपी में हिमीकरण, एकदम बर्फ़ से कैंसर सेल जो ऊपर होती हैं सतह पे उन्हें मार देते हैं, लेज़र से मार देते हैं और जला के मार देते हैं। फिर फोटोकोआगुलेशन है, इम्यूनोथेरेपी है, शरीर की रोग प्रतिकार क्षमता आपने इतनी बढ़ा दी कि वो कैंसर सेल्स को ही मार देता है। या टारगेटेड थेरेपी है कि भाई कीमोथेरेपी से अरे ये होता है वो होता है, वो टारगेटेड थेरेपी में वो दवाई सीधे कैंसर सेल को जाके नाश करती है, आसपास के स्वस्थ ऊतकों को, टिश्यूज़ को नहीं करती है। फिर ट्रांसप्लांटेशन थेरेपी, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है कि आपके शरीर के रक्त मज्जा का प्रत्यारोपण कर देते हैं, उसे अब हटा के नया कर देते हैं। ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज और माइलोमाज में ये किया जाता है। इतने सारे तरह के थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन हर कैंसर में हर थेरेपी काम नहीं आता। किसी कैंसर में कोई थेरेपी ज़्यादा काम आता है, जैसे कि प्रोस्टेट है तो उसमें हार्मोनल थेरेपी का ज़्यादा फ़ायदा है, कोई और थेरेपी है उसमें सर्जरी का ज़्यादा फ़ायदा है। तो हम पेशेंट जो हैं वो डॉक्टर को नहीं बोल सकते हैं कि नहीं आप मेरा तो सिर्फ कीमोथेरेपी करिए, मैं उससे ठीक हो जाऊंगा, या मेरा सर्जरी कर दीजिए, मैं उससे मेरा इलाज ठीक हो जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड है, जैसे आपने बताया कि हर एक कैंसर और उसका स्टेज, कि वो अर्ली स्टेज में है कि लेट स्टेज में है, उसका एक प्रोटोकॉल है, एक ट्रीटमेंट का डिसाइडेड है कि इस कैंसर के लिए इस स्टेज में यही ट्रीटमेंट होगा। तो हम ये चॉइस नहीं है हमारे पास कि हम बोलें कि नहीं डॉक्टर साहब मेरे को तो आप इम्यूनोथेरेपी करिए, मैं तो उसी में बिलीव करता हूँ, या मुझे तो सर्जरी से बहुत डर लगता है, मेरे को आप बस दवाइयाँ दे दीजिए मैं ठीक हो जाऊँगा। तो क्या ये बात ठीक है? आपने एक बड़ी मज़े की बात कही है, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है। आजकल लोग जो हैं वो इंटरनेट से इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दे डिक्टेट टर्म्स कि ये रिपोर्ट है, मेरा इलाज ऐसे करो, ये भी हो रहा है, ये गलत है ना। पर इलाज की जो रूपरेखा होती है वो डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने बताना चाह रहा हूँ कि स्टेज ऑफ द डिजीज़, इसलिए स्टेज ऑफ द डिजीज़ देखने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं। लोग बड़ी शिकायतें कर, इतने सारी जांचें लिख दी, ये जांच तो अभी करवाई थी और मेरा तो हार्ट बिल्कुल ठीक है, हार्ट की जांच क्यों करें? तो हमें पहले स्टेज की मैपिंग करनी होती है, उसके आधार पर हम ये निर्णय करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होगा। स्टेज की मैपिंग से क्या मतलब है? मतलब उसकी क्या स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है, फोर्थ स्टेज में है, वो बॉडी में कितनी जगह फैला हुआ है। और उसके लिए हमारे पास आजकल पेट सीटी और पेट एमआरआई जैसे इन्वेस्टिगेशंस आ गए हैं। हमारे पास रक्त की जांचें आ गई हैं जिससे हमें पता लग जाए, जैसे ओवेरियन कैंसर, उसमें CA-125 यदि बढ़ा हुआ दिखाई दिया तो आप समझ लीजिए कि जो है इलाज किया हुआ फिर से वापस आ रहा है। तो इसलिए ना हमें स्टेज की मैपिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। पेट स्कैन से पता लग जाता है, सोचा कि अरे वो तो लोकल ब्रेस्ट कैंसर है, या सोचा कि अभी ये तो बच्चेदानी के मुंह पे बस रोग, पेट स्कैन किया, पता चला पूरी गांठों में ऊपर चला गया हुआ है, इधर उधर फैला हुआ है, फेफड़े में चला गया, तो वहाँ फिर ऑपरेशन नहीं हो सकता। वहाँ हमें कीमोथेरेपी देके उसे जितने दिन हम बचा सकते हैं बचाएंगे। या मान लीजिए पता चला कि बच्चेदानी और उसके आसपास की गांठों में है, तो ठीक है ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो हम उसकी रेडियोथेरेपी से बाहर से सेकाई और अंदर से सेकाई दवाई के साथ देके उसको ट्रीट कर देते हैं। तो इसलिए हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि स्टेज की मैपिंग कैसे हो, डिजीज़ की मैपिंग हो, तो मैं उसके ऊपर आता हूँ। इसके अलावा हमें बहुत सोचना पड़ता है कि पेशेंट के राइट्स को भी हम ऑनर करें, है ना। तो अब देखिए
उसके लिए स्टेज की मैपिंग के लिए सिंपल चीज़ है, पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिर ब्लड एग्जामिनेशन, फिर पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन का अलग अलग जांच के मांस के टुकड़े से अलग अलग इलाज बदल जाते हैं। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिर जनरल एग्जामिनेशन में ऐसा है कि एक जगह का कैंसर है तो हम उसको लेकर नहीं परेशान होते, बल्कि हम उसका सारे सिस्टम, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, सारे सिस्टम्स को अच्छी तरह से करते हैं। ख़ास तौर से गांठों को हम अच्छे से देते हैं। फिर हम ब्लड का चेक करते हैं, देखते हैं उसमें किडनी तो ख़राब नहीं है, लिवर तो ख़राब नहीं है, खून तो ख़राब नहीं है। फिर ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे ओवेरियन कैंसर से जुड़े हैं, बड़ी आंत से जुड़े हुए हैं, माइलोमा से जुड़े हुए हैं। फिर हम बायोप्सी लेके उसका भी, बायोप्सी से ही मान लीजिए बायोप्सी में ये कैंसर आ गया तो फिर हम उसकी अलग तरह से उसको विभिन्न प्रकार के केमिकल से ट्रीट करके बताते हैं कि कौन सा बायोप्सी का सैंपल एक जैसा दिखने वाला खतरनाक है या सादा है। तो उस हिसाब से हमें अपना इलाज आगे बढ़ाना पड़ता है। एक्सरे चेस्ट है, फिर बावल, इस तरह की 50 रेडियोलॉजिकल सीटी स्कैन और ये सब हम बराबर करते हैं। और फाइनली हम इन सारे टेस्ट को, आप देखिए कितनी वैरायटी ऑफ टेस्ट हैं। फिर हमें ये देखना होता है कि ये इलाज लंबा चलेगा या 2 इलाज बीच में गैप दिया जाएगा, या फिर हम फॉलोअप पे दूसरा इलाज करेंगे। इस तरह का देखना पड़ता है हमें। पेशेंट का फॉलोअप पे हम बार बार बात कर रहे हैं, इसलिए मरीज़ जब भी जाए अपना सही फ़ोन नंबर दे, सही एड्रेस दे। और कुछ अस्पतालों में जो फॉलोअप होता है वहाँ मरीज़ के फ्रेंड का, मरीज़ की प्लेस ऑफ वर्किंग का और क्या कहते हैं, मरीज़ के रिश्तेदारों के नंबर और एड्रेस ले लेते हैं, जिससे यदि मरीज़ रिप्लाई ना करे तो हम उसको कहें। हमने तमिलनाडु में देखा कि ग्राम प्रधान मरीज़ को खींचता हुआ लाता था, क्योंकि ग्राम प्रधान का एड्रेस रिकॉर्ड हुआ था। तो हमें इस लेवल पे जाना है जिससे कि पेशेंट को यदि प्रॉब्लम हो तो वो बीच में पकड़ा जाए। तो मैंने आपको बताया कि क्लोज फॉलोअप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यदि रोग पनपता है, जैसे आपने कहा, तो उसे बीच में पकड़ के वहीं मार दिया जा सकता है। या पेशेंट को इलाज के बाद कोई शारीरिक कष्ट पैदा हुए हैं तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। और दूसरा ज़रूरी ये है भी, इसको रिकॉर्ड रखने से हमारे पास जो आंकड़े पैदा होते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जी सर, हमने ट्रीटमेंट के बारे में तो बहुत बात की, लेकिन जैसे आपने कहा कॉस्टली ट्रीटमेंट है और सबके बस में शायद ना हो। एक तो ये प्रॉब्लम है कि कहीं से कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है या कोई सोशल हेल्प मिल सकती है, और दूसरा जो सर्वाइवर्स हैं, क्या उनको सपोर्ट करने के लिए कोई प्रोग्राम्स हैं? मानसिक रूप से आदमी बिल्कुल कई बार हताश हो जाता है, तो वो अपना जीने की मकसद को भी कभी भूल सकता है। तो क्या इसके लिए कोई 2 चीज़ों के लिए थोड़ा देखिए, बोलेंगे? दुर्भाग्य से जन समाज की तरफ से बहुत कम है। हमारे दिल्ली में कैन सपोर्ट है, कैन किड्स हैं, दिल्ली इनिशिएटिव ऑफ पैलिएटिव केयर है, एनजीओज बहुत कम हैं। पर सरकार की तरफ से है सुविधा, आयुष्मान कार्ड है, दिल्ली सरकार का डाक प्रोग्राम है, दिल्ली आरोग्य कोष है। इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके सहारा हम सहायता कर सकते हैं और इन पेशेंट्स को हम बहुत हेल्प कर सकते हैं। और सर्वाइवरशिप के आज नए डिपार्टमेंट्स पैदा हुए हैं, जिनमें ये जो कैंसर के इलाज के बाद जो जीवित मरीज़ हैं उनको उनकी परेशानियां, उनकी मानसिक और शारीरिक परेशानियों का हम ध्यान रख के उनको दिखा सकते हैं। तो इसलिए हमें भी आगे आना चाहिए कि कैंसर मरीज़ों के लिए हम किस तरह से हेल्प करें, और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ जाके करें। आयुष्मान कार्ड बनवाने में कोताही ना करें, जिससे कि आप कैंसर का महंगा इलाज भी आसानी से करा सकें। थैंक यू डॉक्टर मनोज। हमने बहुत सारी बातें की, इलाज की बातें की, सबसे ज़्यादा ज़रूरी फॉलोअप की बातें की, और इलाज में अपने आप नहीं लेकिन डॉक्टर को डिसाइड करने देने की बातें की, जांचों की बात की, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की और सोशल सपोर्ट की भी बात की। और एक जो आपने बहुत पहले बात की थी पैलिएटिव केयर की, कि एक बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट के राइट को रिकॉग्नाइज करना और उसको डिग्निटी ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ डेथ दोनों को रिकॉग्नाइज करके उसके राइट्स को रिस्पेक्ट करते हुए हमें कई बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो शायद हमारे लिए इतने आसान ना हो, लेकिन लेने ज़रूरी होते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। थैंक यू वेरी मच।